तो क्या क्या सोच के आप लोग आए हैं कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डांस वगैरह करने स्पेशली आए हैं या नहीं है? बता सकते हैं आप लोग। अच्छा, फास्ट कितने बच्चों का? जन्माष्टमी है आज, सबको पता है क्या? हैप्पी जन्माष्टमी पहले आप सभी को। जन्माष्टमी के दिन जो लॉर्ड कृष्णा है, जिनको हिंदू माइथोलॉजी में पूजा जाता है, उनका बर्थ हुआ था बताते हैं। तो जिन बच्चों का फास्ट है उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग फास्ट होने के बावजूद आए हैं पढ़ने के लिए। और मुझसे शायद पहली बार मिल रहे हैं आप लोग। किसी ने पहले मुझे कहीं कभी किधर देखा है सर के साथ आसपास? नहीं देखा। आई हैव बीन सर स्टूडेंट। मैं 2019 बैच का, शायद 19 बैच में सर से पढ़ा था। 18। दिस शोज यू कि मैं कितना अच्छा स्टूडेंट था। बट बिसाइड्स दैट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि क्योंकि टीचर्स भी अभी कुछ दिन पहले गया है एंड मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा बिकॉज ट्रस्ट मी, आप लोग प्रोबेबली बेस्ट टीचर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आई एम श्योर बहुत बच्चों को फिजिक्स पसंद नहीं होगी बट अब आने लगी होगी बिकॉज पुनीत सर का जो इम्पैक्ट है मेरी लाइफ पे वो बहुत बड़ा है। उसको इसलिए अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर के लिए वी आर ऑलरेडी लेट और कुछ कारण थे, वेन्यू भी बार हमने चेंज किया है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। और आज का लेक्चर का जो शेड्यूल होगा आई टेल यू। पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे, मतलब हम लोग तो क्या, आप भी लोग करोगे, मैं तो पीछे बैठूंगा। पहले पढ़ाई की जाएगी, उसके बाद 1:30 बजे के आसपास इफ वी कैन कंक्लूड द लेक्चर, तो उसके बाद विल हैव सम फन। कुछ परफॉर्मेंसेज होंगे, थोड़ा डांस होगा। आप कुछ डांस करना चाहेंगे तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। और बीच में बिकॉज यू ऑल आर हेयर, तो एक एडवाइस मैं छोटी सी आप लोगों को देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा सीनियर तो खैर मैं नहीं हूँ, 2-3 साल ज़्यादा सीनियर हूँ बस। लेकिन जब हम लोग साथ में पढ़ते हैं, जो एक बड़ा मोटिव होता है इस ओपन लेक्चर को कराने का, वो ये होता है कि आप लोग जब घर से उठ के साथ आते हो तो बहुत लोग तो खैर इसलिए आए होंगे कि चलो वो जा रहा है तो मैं भी चली जाती हूँ, या वो जा रही है तो मैं भी, आई कैन सी स्माइल्स ऑन सम फेसेस, बट दैट इज अ गुड पार्ट। बट प्लीज एंजॉय टुडेज लेक्चर। आप इसको सिर्फ ये ना समझें कि एक रेगुलर लेक्चर है, बिकॉज ये रेगुलर लेक्चर नहीं है। ये एक स्पेशल लेक्चर इसलिए भी है क्योंकि आप लोग सब अपने घर से उठ के एक नए वैल्यू पे आए हैं, एक नए वाइब के साथ आए हैं। सो स्टे टुगेदर। इस वाइब में आप डाउट्स एक दूसरे से भी शेयर कीजिएगा। ये लेक्चर शायद ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, इसलिए आप सबको कहा गया था कि आए। लेकिन आई एम श्योर जो बच्चे सर को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि बैकअप हर लेक्चर का दिया ही जाता है, तो इस लेक्चर का भी बैकअप रहेगा। बट आवर मोटिव इज कि आप इस लेक्चर के बाद इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ और स्पेशल अपने साथ लेके जाएं, एक एनर्जी अपने साथ लेके जाएं, जिस एनर्जी को आप लोगों तक कन्वे करने की, इम्पार्ट करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। जिन लोगों का फास्ट है उनको बहुत बधाई, जिनका फास्ट नहीं है उनको और भी बधाई क्योंकि वो पनीर मोमोज खा सकते हैं आज भी। वेल, सो विद दिस वी शुड बिगिन द लेक्चर। किसी बच्चे को कोई डाउट है वॉशरूम वगैरह के लिए, कुछ भी आप बीच में पूछ सकते हैं। वॉलंटियर्स आपके आगे पीछे चारों तरफ मौजूद हैं, आप लेक्चर में ब्रेक ले सकते हैं। एक ब्रेक कंबाइंड ब्रेक होगा जो सबको दिया जाएगा बीच में, सून आफ्टर 1.5 आवर। उसमें कुछ क्विज कंपटीशन भी हमने आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, 5 स्टार्स मंगाई हुई है बहुत सारी, तो जो अच्छा आंसर देगा उसको 5 स्टार भी मिलेगी। सॉरी टू द फास्ट पीपल जिनका फास्ट है। सो आई थिंक वी कैन बिगिन। थोड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज कर लेते हैं, थोड़ी एनर्जी पैदा हो जाएगी। कम ऑन प्लीज, अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज सर। ये कैसी एंट्री करवा दी, मुझे दूल्हे वाली फील आ रही है। पहले बताओ सबको पीछे से दिखाई दे रहा है? अच्छा, हमारे वॉलंटियर्स कहां पे हैं? ठीक है, आप चारों तरफ बैठ जाएं, एक साथ मत बैठे। एक जना यहां पे आ जाए प्लीज आगे। हाउसकीपिंग स्टाफ एक बार ये बेटा अमित, ये चेयर्स चारों तरफ बच्चों को दे देना। आप आगे आ जाएं, एक जना आप इधर आ जाएं। निशा आप पीछे संभाल लेंगे। आपका नाम क्या है? ऋषभ। आप ये आपका नाम क्या है? वेदांश। ऋषभ, आप ऐसे कौन से कॉलेज से खड़े हो जाए एक बार? मैं NSUT से हूँ। NSUT से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ये, और आपके सीनियर्स हैं। आपका नाम क्या सर? ऋषभ। कौन से कॉलेज से हैं? DTU से। ब्रांच कौन सी है? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, तुम सारे भी ऐसे ही बनोगे।
तो प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऋषभ है, ऋषभ, वेदांश है, और पीछे खड़े हो जा भाई, ये है निश्चय, बताना कहां से हो बेटा? डीटीयू से। सो पीछे पलक है, ये बहुत ही बड़े एडिटर्स हैं। पलक, हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। आपको कोई भी दिक्कत आएगी, ये 4 पिलर्स मेरे हैं, आप आगे आ जाए ऋषभ, चेयर आगे ले लें। कोई भी प्रॉब्लम आएगी ड्यूरिंग लेक्चर, आप ऋषभ को, पलक को, निश्चय को और वेदांश को बोल सकते हैं, बाकी मैं तो हूं ही तुम्हारा। ठीक है, तो थोड़ा माहौल बना दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। बस ध्यान रखिएगा मैं काला ना हूं, क्योंकि मैं उसके लिए कॉन्शियस हूं। रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या मुझे चेक करने की जरूरत है? मैं तो करूंगा, लेकिन ठीक है। जस्ट पे अटेंशन, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये लेक्चर अभी ऑफलाइन नहीं लिया है, तो प्लीज जूमिंग का ध्यान रखना ताकि बोर्ड पे लिखा हुआ सब नजर आए। सो आज की जो क्लास है वो रोटेशनल काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है। आप सबके पास अपने अपने पैकेजेस हैं, और चूंकि मैसेज में लिख के भेजा था कि राइटिंग बोर्ड जरूर लेके आना, तो काफी सारे बच्चे इसलिए नहीं लेके आए हैं, और उसके बाद शायद ले आए होंगे, अभी आ गए होंगे आपके पास बोर्ड्स। तो हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। रोटेशनल वन ऑफ द बिगेस्ट केरी टॉपिक्स होता है, अगर हम लोग एनालाइज करें फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स। लेकिन आज उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको इतना स्केरी नहीं लगेगा। मैं आज की क्लास में मुख्य तौर पे 3 टॉपिक कराने वाला हूं। पहला, सेंटर ऑफ मास। दूसरा, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। और तीसरा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ, कुछ प्रैक्टिकल के साथ हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद वन डेमोन्स्ट्रेशन ओनली। और जब मैं वो यहां पे लेके आऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बोलोगे सर मैंने तो देखा हुआ है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। ये कल रात को मैंने नेहा मैम की किचन में से कुछ सामान चुराया, मतलब सामान उठाया, बनाया हुआ तो पैसा तो मेरा ही लगा हुआ है। और शायद ये प्रैक्टिकल किसी ने पहले देख रखा है। मैं क्या करने वाला हूं, ऋषभ मेरे को लैपल दे देना। हाँ, थैंक यू। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस एम मास को इस रॉड पे, रॉड मिली नहीं तो मैं करची उठा लाया। वैसे औरतें से मारती भी हैं, पापा से पूछना, मेरी वाली नहीं मारती। किसी ने प्रैक्टिकल देखा कहीं क्या? अच्छा, इसे मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा बोलो? क्या करेगा? स्पिन होगा। इसे छोड़ूंगा, अगर मैं इसे छोड़ूंगा, इसे छोड़ूंगा मैं, रोल हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन्होंने कहा कि अगर सर इसको छोड़ोगे तो स्पिन होगा, और स्पिन होगा तो आपका मतलब ये ग्लास टूटेगा नहीं। ओके, तो काफी लंबा है यार, तेरे लिए काफी लंबी हाइट रखनी चाहिए। एक काम कर, दूसरे हाथ से इसको पकड़ और एक हाथ से ये पकड़। मैं क्यों करूं तेरा प्रैक्टिकल? थोड़ा ऊंचा कर देना, जितना ऊंचा हो सके, ठीक है, जितना ऊंचा हो सके। और आपके हिसाब से इसे जब आप छोड़ोगे तो ये नीचे नहीं गिर, ये कह रहा है नीचे, अगर ये नीचे गिरा ये टूट जाएगा, और फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा आगे आ जाइए सेंटर पे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आराम से, ताकि सबको देखे। सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? सो जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये नीचे गिरेगा। चलो मैं कैच कर लेता हूं, है, और ताकि ना टूटे। बर्तन घर वापस ले जाने जरूरी होते हैं, है ना? तो लेट्स सी, 1 2 3। ये
कह रहा है मैंने देखा था ये नहीं गिरता। अब इसे लेके क्या खड़ा हुआ है? तुम्हें इस ग्लास की कहानी याद है? प्रज्ञा जी, कहा खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। इसने मेरे 2 वाइन ग्लास ऑलरेडी तोड़ चुकी है। ये ऑलरेडी 2 वाइन ग्लास तोड़ चुकी है। एक प्रैक्टिकल करा रहे थे क्लास में, अगर आपको याद हो तो। सर ये शैंपेन ग्लास। शैंपेन ग्लास है? पी तो मैंने दोनों में से कोई भी नहीं है। थोड़ी स्टेज की लाइट इंक्रीज कर देंगे क्या? स्टेज पे से थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी और। हाँ ठीक है, थोड़ा सुंदर आना चाहिए यार। हाँ बस ठीक है, फोकस लाइट आ रही है तो मैं गोरा नजर आ रहा हूँ। ठीक है जी। तो प्रज्ञात आज दोबारा से। इट्स नॉट पॉसिबल, यू नीड टू कम। जब ये तोड़ा तो वो तोड़े तो ये भी तोड़। वैसे मनूस है। ओके, नो दिस, पकड़ो यहां। ठीक है, ठीक है। जब तक मैं ना बोलूं कुछ नहीं करना, ठीक है? इसको यहां से पकड़ो ध्यान से, मजबूती से, जैसे मैंने फॉर्मली पकड़ रखा था, बिल्कुल सीधा। ठीक है? सो अब मैं से करूंगा थोड़ा सा और ऊंचा, थोड़ा सा और ऊंचा। अरे थोड़ा सा यार, अरे थोड़ा कम, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है क्या भाई? हाउसकीपिंग वाले रेडी रहना, क्योंकि ये भी टूटने वाला है। सो 1 2 3। तेरे को क्या लगता है वैसे टूटेगा? टूटा तो आप मेरे को डांटोगे। मैंने इसे डांटा क्या? सर मजाक बनाया, नहीं डांटा। और मजाक भी क्या बनाया? तेरे को तो मैंने इंस्टाग्राम पे सपोर्ट किया। वायरल किया सर, वायरल। हाँ इंस्टाग्राम पे वायरल। हाँ, इंस्टाग्राम पे तो वो अच्छा रील चला था, कहाँ सपोर्ट कर रहा था तो मुझे। सो 1 2 3। ये कैसे हुआ कि तूने प्रैक्टिकल समझ लिया? और ये जो ग्लास तोड़ा जिसने, इसे 100 रुपए जमा करा लेना। तो बेसिक फंडामेंटल क्या था? बेसिक फंडामेंटल क्या था? इस प्रैक्टिकल को करने के दौरान, इस प्रैक्टिकल को करने के दौरान हमने एक गिवन मास को, और जो कि जैसे मैम ने कहा शैंपेन ग्लास मेरा फेवरेट है, शैंपेन नहीं, मुझे नशा करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है एक्चुअली। हाँ क्या? प्लीज गाइस, मैं एक और क्लास लाया था पता है, एटलीस्ट सामान तो इस्तेमाल होना चाहिए। दिस इज माई टी ग्लास। मैं चाय बहुत पीता हूं, शायद बच्चों को पता भी होगा, क्योंकि मैं हर क्लास में चाय पी रहा होता हूं। चाय देखा तुमने? हाँ, तुम मांग भी रही थी पिछली क्लास में। तो लेट्स सी दोबारा से कि जब मैं इसको ऐसे छोड़ता हूं तो इस मास का, ये एम मास है, इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता रहेगा। हाँ ना बोलो यार। इस मास का, ये जो ये हाथ में क्या है, चम्मच है, स्पून है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता रहेगा। जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोला? ये पढ़ना है आज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने लगा, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो ये बड़ी तेजी से घूम गया और ये नीचे नहीं गिरा। तो दोबारा देखते हैं हमने कैसे किया था। सो जैसे ही मैंने इस स्पून को छोड़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? कम होगा। अमित थोड़ा रेडी रहना, क्योंकि टूट जाए तो प्लीज आ जाना। तो जैसे ही मैं इस मास को छोड़ूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ये घूमने लगेगा और बाउंड हो जाएगा। सो लेट्स सी अगेन। सो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम किया और ओमेगा इंक्रीज कर दिया, करेक्ट क्या? लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए कि जिस बच्चे ने सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन किया उसका ग्लास टूटा क्यों? उसका ग्लास इसलिए टूटा
क्योंकि उसने स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ा हुआ था। इस केस में स्पून को यहां तक जानने में जितना टाइम लगा, उससे पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी देर में कम नहीं हो पाया, तो उसे टाइम ज्यादा लग गया। टाइम ज्यादा लगा किसके लिए? ओमेगा को कम करने में। इसलिए जब तक वो नीचे गया, जब तक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम होना था, ओमेगा बढ़ना था, वो बढ़ नहीं पाया। अदरवाइज प्रैक्टिकल उसने भी तो सेम ही किया था। सो प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रोहन। चलो, तो प्रैक्टिकल्स आज हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। उनमें से एक हमने अभी करके दिखाया, विच इज बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। हम लोगों को सेंटर ऑफ मास से क्लास को शुरू करना है। सेंटर ऑफ मास, तो आप अपने पैकेजेस, अपने नोट्स खोल लीजिए और मैं अपनी स्लाइड ओपन कर लेता हूं ताकि जो मैं पढ़ा हूं वो आपको स्क्रीन पे नजर आता रहे। पानी, पानी वाली पानी पिया दे। हाँ, सो हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल काइनेमैटिक्स, और रोटेशनल में सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है हमें रिजिड बॉडीज, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो चार्जेस मासेस से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया ये एक डिस्क, क्या ये डिस्क इज अ कंप्लीट डिस्क, और इस डिस्क का सेंटर ये है बच्चों, बोलो हाँ। क्या मेरे पे कोई बॉल पेन मिल सकता है मुझे? हाँ, थैंक यू। तो इस डिस्क का सेंटर ये है, और अगर मैं इस डिस्क को ऐसे रोटेट करता हूं तो मैं बिल्कुल विष्णु जी लग रहा होता हूं। नहीं, मजाक कर रहा हूं। तो इस डिस्क का सेंटर ये है, इसका AOR यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो ये इसका AOR है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। AOR समझो, शब्द क्या? AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डिस्क ऐसे घूम रही है, दिख रहे हो? हाँ, इसके लिए मैं एक चीज और दिखा सकता हूं। ये मेरे साथ आप लोगों ने कई बार क्लास में देखा होगा, ये व्हील है बच्चों। इसके प्रैक्टिकल मैंने शायद क्लास में भी कराया है, आज भी कराऊंगा एक और कोशिश करूंगा कि नया करा सकूं, ताकि ऐसा ना लगे कि हाँ ये तो आता है, हाँ ये तो देखा हुआ है, फिर भी ग्लास तो टूट ही गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, करेक्ट? तो ये जो व्हील है जब ये ऐसे घूम रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। दिस इज इट्स एक्सेल, इसको हम लोग हब बोलते हैं एक्चुअली। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हब बोलते हैं। ये ऐसे घूमता है, जब ऐसे घूमता है तो इस AOR के अबाउट घूमता है। तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे, इमेजिन करो जब ये ऐसे घूम रहे हैं तो उसके सारे पार्टिकल्स ऐसे 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 घूम रहे हैं। वो सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है? लेकिन अगर मैं बात करूं इस पूरे व्हील की इस एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे घूमा, सर्कुलर मोशन है कि नहीं है? अगर मैं इस बॉल की बात करूं, इस बॉल की बात करूं, तो इस बॉल का अगर मोशन ऐसे होता है तो सर्कुलर है? सर्कुलर है क्या? नहीं, क्या है? रोटेशनल है। सर्कुलर है, क्या है? रोटेशनल है। तो क्या सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है क्या? क्या सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन से कहीं? सर्कुलर मोशन समझ में आता है क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या है बोलो? एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सेंटर के अबाउट सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट कर रही होती है, सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन में बॉडी एक AOR के अबाउट घूम रही होती है। लेकिन हां, इसके अंदर भी, हमारे रोटेशनल मोशन के अंदर भी, अगर जैसे यहां कुछ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कॉस्को बेल्जियम, बिकॉज ओरिजिनल है, पैसा बहुत है, लोकल क्यों लो। तो जब ऐसे घूमती है तो इस पे जो कॉस्को लिखा है उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, और इन बहुत सारे पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल यहां, 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 उन सबका सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या? उन सबका सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सारे के सारे मासेस का कंबाइंड सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन बन जाता है। तो रोटेशनल मोशन में बहुत सारे पार्टिकल एक साथ रोटेट कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर AOR के अबाउट, एक्सिस ऑफ
रोटेशन के अबाउट। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ अ बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम रिजिड बॉडीज पढ़ रहे हैं। रिजिड बॉडीज क्या होती है? रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनका आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होता। जैसे मैंने एक डिस्क और रखी हुई है, अगर आप ध्यान दो इस डिस्क पे क्या आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? ऊपर वाले क्या दिख रहा है? ए और ये। तो जब ये डिस्क ऐसे रोटेट करती होगी, जब ये डिस्क ऐसे रोटेट करती होगी तो क्या होता होगा? ए पार्टिकल ऐसे घूमता होगा, बी पार्टिकल भी ऐसे घूमता होगा, ए ऐसे घूमता होगा, बी भी ऐसे घूमता होगा। तो ए और बी का क्या हो रहा है? ए और बी का सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन पूरे डिस्क का क्या हो रहा है? पूरे डिस्क का रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो रोटेशनल मोशन में एक्चुअली बहुत सारे मासेस का रोटेशनल मोशन हो रहा होता है। और जब बॉडी घूमती है ना तो उसकी जो एक्सेलरेशन, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है। तो सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से घूम रहे हैं, सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से घूम रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन में एक्चुअली क्या होता है? रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हमारे सारे पार्टिकल्स रिजिड बॉडी के, किसके? नींद आ रही है, बाहर निकाल इसको। ये घेर रखी सीट क्या खाली थी? किसी के लिए रोकी थी, वो नहीं आई तो आके चली गई। चेहरा देख लिया होगा। देखो ऐसा है, मैं तुम्हें प्यार से कुछ भी बोल दूं, रहोगे तो तुम मेरे ही ना, ऐसा फील नहीं करना। तू बेटा मिठाई ले आता ना उस दिन, इसके घर में शादी थी, ये 5 दिन की छुट्टी पे था, इसने कहा सर रिकॉर्डिंग दिलवा दो, हमने कहा ले लेना। कह रहा शादी थी, हमें भी लगा भाजी आएगी, पूरी क्लास वेट कर रही है, 60 बच्चे बैठे, सर भाजी आई क्या, सर मिठाई आई क्या, काजू कतली बनिया है, सर बनिया है, काजू कतली लाएगा, कुछ नहीं। और इतनी शर्म नहीं होगी, 6 महीने हो गए बोलते हुए, एक डब्बा नहीं लाया गया इस लड़के से। हाँ, तो मैं बता रहा था रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी, जब एक पॉइंट एक सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रही होती है। रोटेशनल क्या होता है? रोटेशनल में बहुत सारे मासेस सेम वेलोसिटी से एक एओआर की तरफ, बोलो हाँ या ना। तो सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच अ मास यानी एक मास, पॉइंट मास बोल दो, moves about the center. And rotational motion is what? Is a motion in which a rigid body moves about its AOR, in which all the constituent particles, कौन से? moves with the same angular velocity about AOR. तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में अंतर है। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में अंतर है। सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन? जिसमें एक पार्टिकल घूमता है। रोटेशनल मोशन कौन सा मोशन? जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स घूमते हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से कि अगर ये घूमेगा तो जो ओमेगा की ए की वेलोसिटी होगी वही बी की वेलोसिटी भी होगी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो हम लोगों ने यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। इसको बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। कई जगह मैंने लिखा देखा है सिस्टम, पाड़ देंगे, समझ में नहीं आया मुझे। आगे लिखा पार्टिकल इंटरेक्टिंग विद अनदर। जैसे कि यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे 2 पार्टिकल्स मैंने बना रखे हैं, दिख रहे हैं क्या पार्टिकल्स? एक M1 और एक M1 और M2, दिख रहे हैं क्या? अगर ये 2 पार्टिकल्स इनमें आपस में अट्रैक्शन हो रहा होगा क्या? हाँ, अभी हम लोग रिसेंटली ग्रेविटेशन पढ़कर आए हैं। हमने पढ़ा है कि अगर एक पार्टिकल यहां M है, एक पार्टिकल यहां M है, मान लो ये M1 है और ये M2 है, तो इनके बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन ये जो 2 फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये दोनों फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो एक ध्यान रखने वाली बात है। तो लिखा पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर मींस द पार्टिकल्स आर एक्सर्टिंग forces on one another and these forces alone enable to them to form a well defined system. All the particles force exerted by the various parts of the system are called as internal forces. ये कौन से forces कहलाएंगे? Internal, आपस में लग रहे हैं internal। क्या अगर ये मास M1 है, क्या अगर ये मास M2 है, तो इस पे लगने वाला फोर्स इधर, इस पे फोर्स लगने वाला इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बोलो हाँ होगी, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा।
दूसरा, इसके ऊपर बाहर से भी कोई फोर्स लग सकता है, तो मैं इसके डेरिवेशन कराऊंगा, जस्ट रीड दिस ओनली। और उसके बाद अगर आप देखो आपके बुकलेट में रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ा दिया यार। रिजिड बॉडी क्या है? ये रिजिड बॉडी है। क्या होती है रिजिड बॉडी? एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर पार्टिकल्स का आपस में रिलेटिव मोशन। इमेजिन करो मैं इसको ऐसे रोल करवा दूं, सही है क्या? सारे पार्टिकल्स एक साथ चल रहे हैं और सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। किसी बॉडी को ऐसे फेंक देता हूं, ऐसे मूव करवा देता हूं, सबकी वेलोसिटी सेम है। ऐसा तो हो नहीं उसमें एक पार्टिकल तेज चला, एक पार्टिकल धीमे चला, सबकी वेलोसिटीज सेम होगी। तो हमारी रिजिड बॉडी कैसी बॉडी होती है? जिसमें सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटीज सेम होती है। और हम रिजिड बॉडीज के बारे में बात करने वाले हैं, हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात नहीं करने वाले, हम रोटेशनल मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये आप अपने आप रीड कीजिएगा, ऐसा कुछ है नहीं खास कि बहुत ज्यादा डिस्कशन करना हो। जैसे मैं आपको व्हील का केस बता रहा था, व्हील में देखो एक डायग्रामेटिकली मैं एक चीज आपसे डिस्कस कर लेता हूं, और तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये डायग्राम नजर आ रहा है सबको? इस डायग्राम में एक बॉडी है, वो स्लाइड कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग ओवर अ इंक्लाइंड प्लेन, सही है? इट इज स्लाइडिंग ओवर अ इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रही है। तो ये एक पार्टिकल है P1, ये पार्टिकल है P2। दोनों की वेलोसिटी क्या दिख रखी है? दोनों की वेलोसिटी क्या लिख रखी है? सेम, यानी v ले रखी है। ऐसी बॉडी का मोशन जिसमें सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है, उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। कौन सा? एक होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कौन सा मोशन होता है? जिसमें एक पार्टिकल सीधा सीधा चल पड़े, एक पार्टिकल सीधा सीधा चल पड़े। ट्रांसलेशन कौन सा होता है? जिसमें एक रिजिड बॉडी सिस्टम चलना शुरू करे और सबकी वेलोसिटीज क्या हो। तो ये जो मोशन हो रहा है, ये जो स्लाइडिंग डाउन का मोशन हो रहा है, ये लीनियर मोशन है या ट्रांसलेशनल? तो जब भी रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन, जब भी रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो रोटेशनल मोशन, और जब भी पॉइंट मासेस की बात करेंगे, एक सिंगल मास की बात करेंगे, तो या तो सर्कुलर मोशन या फिर लीनियर मोशन। जैसे इसमें सिर्फ एक पॉइंट चल रहा होता, इसमें सिर्फ एक पॉइंट चल रहा होता, तो कौन सा मोशन होता? लीनियर। रिजिड बॉडी चल रही है तो उसमें कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल है। बात समझ में आती है क्या? चलो जी, इसी प्रकार से नीचे रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, समझ में आता है सर? पहिया सिर्फ ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, पंखा चल रहा है, पंखा लगा हुआ है, पंखा घूम रहा है, ऐसे देख रहे हो? पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन। लेकिन जब ये व्हील चलता था, जिसकी मैं बात कर रहा था, जब ये व्हील चलता है कैसे? ऐसे। जब ये व्हील चलता है ऐसे, गरीब बच्चों को देखा है क्या? वो ऐसे नहीं होता है, डंडा मार के चलते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे गरीब हैं, सो लेट्स सी। जब ये व्हील चलता है, जमीन पे चलता है, ऐसे चलता है, तो इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? रोटेशन या सर्कुलर मोशन? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जब ये व्हील ऐसे चलता है, पीछे वालों को दिखा देता हूं, जब ये व्हील ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा है व्हील, सही है क्या? तो इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। इस पूरे व्हील का क्या हो रहा है? लेकिन इसका सेंटर, ये तो सीधे सीधे चल रहा है, बोलो हाँ। जब ये व्हील सड़क पर चलता है, जब ये व्हील मेरे हाथ में चलता है, तो कौन सा मोशन है? रोटेशनल। कौन सा मोशन है? लेकिन जब ये व्हील सड़क पर चलेगा ऐसे घूमते हुए, तो सारे पार्टिकल तो घूमते हुए जा रहे हैं, लेकिन इसका सेंटर सीधा जा रहा है। इसका मतलब इस सेंटर का क्या हो रहा है? लीनियर मोशन, या ट्रांसलेटरी बोलते, क्योंकि एक बहुत कंबाइंड सिस्टम है, एक पार्टिकल तो है नहीं है। तो इसका सेंटर का क्या हो रहा है? सेंटर का हो रहा है ट्रांसलेटरी मोशन, और इस पूरी बॉडी का क्या हो रहा है? यानी व्हील का चलना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? रोटेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रोलिंग मोशन। रोल नहीं, तुम तो रोल समझ रहे हो? गलत बात। क्या सिखा रहे हैं जनरेशन को? ये कौन सा मोशन है?
ये वाला कौन सा मोशन है बोलो? ये रोलिंग है। अरे मैं आगे चल तो रहा था लेके यार, मैं खड़ा हूं, बोलो कौन सा मोशन है? रोटेशनल। और अगर मैं इसे लेके चलता रहूं आगे तो, क्योंकि रोलिंग में क्या क्या होता है? ट्रांसलेशनल भी होता है और बात समझ में आ गई क्या मेरी? पक्का? तो रोल जो सड़कों पे जो टायर चलते हैं गाड़ियों के साथ गाड़ियों के साथ टायर चलते हैं, रोलिंग मोशन है, रोटेटरी मोशन है? ठीक है। अर्थ का अपनी एक्सेस के अबाउट से घूमना, रोटेशन। अर्थ का सन के अबाउट घूमना, रिवॉल्यूशन। टर्म समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब हमें रोटेशन समझ में आना शुरू हो गया है। शुरू करें? तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके बुकलेट्स में सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन प्लीज अपने बुकलेट में लिख लीजिए। इसको लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं इसको? रोलिंग मोशन। आप देख रहे हो ना, सुनो, इसका व्हील घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसका सेंटर चल रहा है लीनियरली। प्लीज लिख लो, सेंटर चल रहा है लीनियरली, सेंटर चल रहा है लीनियरली, और पार्टिकल सारे घूम रहे हैं एक साथ। सही है क्या? बोलो ना। वापस शुरू करते हैं बात सेंटर मास से। सेंटर मास क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास। वैसे तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कही जानी चाहिए कि सेंटर मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पे वो फोर्स लगेगा जो किसी भी सिस्टम पे बाहर से लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरे पास ये एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना है? r है। मास कितना है इसका? m। हमने बोला यार बताओ इस बॉडी पे वेट लगेगा, वेट m तो है इसका, तो वेट क्या लगेगा? mg लगेगा। बोलो ऐसे बनाऊं वेक्टर या सेंटर पे बनाऊं? ये तुमने पहले से कैसे याद कर रखा है? क्योंकि हमें पहले से पता है, बिकॉज हम हमेशा सिमेट्रिक पॉइंट ढूंढते हैं। कौन सा पॉइंट ढूंढते हैं? सिमेट्रिक बोले तो जो सेंटर वगैरह हो, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सिमेट्रिक पॉइंट कौन सा होगा? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। एक रॉड है, रॉड भी ले आते हैं। इसको पीछे रख दो, नीचे। ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, ये रॉड, ये यूनिफॉर्म रॉड है और है बड़ी मजबूत। हाथ करो आगे, नहीं लगा? और लगा? मजाक कर रहा हूं यार, आजा स्टेज पे आजा। आपका नाम क्या है? जोरदार तालियां अर्चित के लिए। कैसा नाम है ये? लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंट रोहन ने देखा हुआ है, ये तो मैंने 11th क्लास में कराया था यार। हाँ, तो वही तो करें, सब थोड़ा ना यूट्यूब से देख के आओगे। इस रॉड को आपको अपनी 2 उंगलियों में बैलेंस करना है। कितने में? 2 उंगलियों में बैलेंस करके दिखाओ। कितना इजी था यार। अच्छा, अब एक पे करके दिखाओ। मुश्किल है? होगा। अच्छा एक बात बताऊं, जब मैंने से बोला कि रॉड को एक उंगली पे बैलेंस करके दिखाओ, ये अपने आप सेंटर पे आ गया। ये कहां पे आ गया? अपने आप बोला था सेंटर की तरफ चलते, सेंटर की तरफ। क्यों? बिकॉज सेंटर पे क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है। हम लोग उसे बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस रॉड को यहां के बैलेंस कर सकता हूं। चलो 2 उंगली पे बैलेंस करके दिखाओ, जैसे मैंने भी किया। करो। थोड़ा आराम से, तहजीब से। उंगली क्यों लगा रखी है यहां पे? हाँ, अभी जरा चेक करो, बैलेंस है क्या? रीजन क्या है? सेंटर ऑफ मास। बिकॉज रॉड पे क्या है? सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहां पे इस तरफ मास ज्यादा होता, इस तरफ मास, अभी यूनिफॉर्म मास की है बच्चों, ये कैसी है? यूनिफॉर्म मास। अगर ऐसा होता कि यहां कुछ मास ज्यादा होता, यहां कम होता,
तो थोड़ा बहुत इंबैलेंस हो जाता, थोड़ा बहुत। तो मैं काम करता हूं, ये मुझे देना वेट्स उठा के, तो मैं बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़े से वेट्स ऐड ऑन कर देता हूं। बेटा आप कोई नहीं, मैं कर दूंगा, थैंक यू। ये आप लोगों ने देखे हैं क्या कभी? क्या है ये? स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वेइंग बैलेंसेस है बेसिकली, है ना, ये बैलेंसेस है। तो मैं इन बैलेंसेस को किसी एक जगह पे बेसिकली ऐड कर देता हूं। तो मान लीजिए मैं मास ज्यादा नहीं लगाता, थोड़ा सा कम लगाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। रोहित, अमित, इधर आए, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, बस जाइए, थैंक यू। ठीक है, अभी आप बैलेंस करके दिखाओ उसे कहां हो रही है। नहीं गिर रही है वो नहीं पूछ रहा, बैलेंस कहां होगी वो बता रहा हूं। बैलेंस कहां करूं? लेफ्ट में कर लो, अपने राइट में कर लो, अपने राइट में, राइट में, लेफ्ट में कर लो, लेफ्ट में, अब आपके लेफ्ट में। तो ऐसे बोलो ना, अपने लेफ्ट में खिसका ले। हाँ तो बैलेंस, ये तो उंगलियां क्यों लगा लेता है यार? अच्छा आयु बड़ा हंस रही है इतनी, थैंक यू सो मच। अभी पहले ये कहां बैलेंस हो रही थी, जरा बैलेंस करके दिखा। सेंटर पे, सेंटर पे बैलेंस क्यों हो रही है बोलो? सेंटर ऑफ मास। सेंटर बैलेंस क्यों हो रही है बोलो? पीछे वालों को बोलने के पैसे नहीं देने, बोल सकते हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है, क्लास में बोलने के दो फायदे होते हैं। पहला, आपको लगेगा आपको समझ में आ रहा है, मुझे लगेगा मैं समझा पा रहा हूं, तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो। मेरी क्लास में ऐसे भूत बन के मत बैठा करो कि एकदम स्वयं डरा देंगे, बात किया करो। हाँ भाई बैलेंस करके दिखा, सेंटर बैलेंस करना। ये क्या ऐसे खड़ी हुई है? और कोई बैलेंस करना चाहेगा वैसे? क्या आएगा? आ जाओ बालकृष्ण, आ जाओ, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया अपना। आइए, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण, हाँ मुझे याद है, ठीक है। बैलेंस करके दिखाओ सेंटर पे, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, दिस इज अ वेरी गुड वे एक्चुअली। ठीक है, क्या बैलेंस हो रहा है? क्या बैलेंस हो रहा है? अभी मैं इस पे कुछ मास ऐड कर देता हूं। मैंने इस पे कुछ मास ऐड किया और यहां पे मैंने कुछ मास ऐड कर दिया। अब अगर ये यूनिफॉर्म रॉड थी तो सेंटर से इस तरफ मास m था, सेंटर से इस तरफ मास m था, लेकिन अब मास बराबर बराबर नहीं है। मास कहां पे ज्यादा है? इधर है। तो अब बैलेंस कहां होगा वो करके दिखाओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये तो सेंटर पे हो गया लगभग। चलो एक काम करते हैं, मास और बढ़ा देते हैं। चलिए अब आप इसको दोबारा से बैलेंस करना, दोबारा से, बहुत अच्छा। उनको दिखाओ भैया को, हाँ ठीक है, दोनों उंगली चिपका लो, चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग नहीं करने का, मजा नहीं आ रहा। आगे, वेरी गुड। चेक करो, ये क्या इसका सेंटर है? क्या नहीं, सेंटर कहां था इसका? यहां था। मैं और मास बढ़ाऊंगा, मैं और मास बढ़ाऊंगा तो सेंटर मास और किस तरफ शिफ्ट होगा? दोबारा करो, और ट्राई करो, और ट्राई करो। थोड़ी सी उठ रही है वहां से, नहीं गलत है, थोड़ा सा और इधर लेके आओ। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। हाँ कोई नहीं, करो करो करो, लेफ्ट लेके आओ, यहां कहीं आना चाहिए इसका। हाँ लेके आओ, हाँ करो। कह रहा मैं अपने आप करूंगा, आप क्यों कर रहे हो? वेरी गुड, बैलेंस हो गया क्या? कहां पे हो रहा है? टुवर्ड्स हेवियर मास। तो सेंटर मास in a case of a uniform body, thank you so much, center mass for the uniform body always is at the center of symmetry, and if it is a non-uniform, a center of mass is always towards the heavier mass. वो हमेशा किस तरफ होगा? heavier mass. तो यूनिफॉर्म बॉडी में जहां पे मास ज्यादा होते हैं, सेंटर मास वहां होता है। सेंटर मास समझ में आता है तुम लोगों को क्या होता है? सेंटर मास अलग अलग बॉडीज के अलग अलग होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी हम पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, सेंटर ऑफ मास कई बार वहां पे भी होता है जहां पे मास नहीं होता। सेंटर ऑफ मास कई बार
वहां पे भी होता है जहां पे कोई मास ही नहीं होता। जैसे एक रिंग है, रिंग अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दूं कि मान लीजिए रिंग है, तो रिंग का मास m है, अंदर से क्या खाली है ना, तो इसका वेट नीचे कहां लगेगा, इसका वेट नीचे यहीं लगाओगे। तो सेंटर ऑफ मास वहां पे भी हो सकता है जहां पे मास नहीं है, बिकॉज सेंटर मास कन्वीनियंस के लिए लिया जाता है कि सर फोर्स बताना कहां बनाऊं, सेंटर ऑफ मास में बना लो। बोलो हाँ या ना, कहां बना लो, सेंटर ऑफ मास बना लो। तो ये जब आप पढ़ोगे, जो थ्योरी मैंने यहां पे लिखी हुई है, तो मैं रीड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्कूल वाले मैम तो ये करती हैं, सॉरी, तो मैं आपसे पढ़ लेता हूं। लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर mass of the body or system of bodies is supposed to be concentrated. Any external force acting on a body always acts on the center of mass. This is the point is defined only for the sake of, यानी हम अपने कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं इस पॉइंट को। दूसरा, it is not all necessary that center of mass of system lies where mass is present. For example, in case of a ring, center of mass lies at the center of the ring. बोलो हाँ या ना। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर मास की। आपकी बुकलेट में, मेरे स्क्रीन पे तो नहीं है, बट आपकी बुकलेट में सेंटर मास की डेरिवेशन करी हुई है। पेज नंबर बताना कौन सा है ये, पेज नंबर 4 पे डेरिवेशन हुई है, जरा चेक करो। यहां पे हमारे पास एक 2 पार्टिकल सिस्टम है। कैसा है, 2 पार्टिकल सिस्टम। इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे ये डिस्क थी, इस डिस्क का सेंटर मास यहां है, ठीक है, लेकिन डिस्क तो बहुत सारे मासेस को जोड़कर बना है। तो हमने बोला मान लीजिए इसके अंदर 2 पार्टिकल हैं, एक मास m1 और एक मास m2। तो यहां पे अगर मैं बोलूं इस पे कितना फोर्स लगेगा, यहां आप बोलोगे सर F12, यहां पे फोर्स लगेगा कितना, आप लोग सर F21, और हमें मालूम है F12 की वैल्यू किसके बराबर होगी, F21 के बराबर होगी। बोलो हाँ या ना। अच्छा, मान लीजिए आपने बाहर से भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो F1 एक्सटर्नल, यहां भी एक फोर्स लग रहा है F2 एक्सटर्नल। हमने बाहर से 2 फोर्स लगा दी, F1 एक्सटर्नल, F2 एक्सटर्नल। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस मास m1, आप बोलोगे सर द नेट फोर्स विल बी F12 प्लस F1 एक्सटर्नल, सही है क्या। और मैं बोल दूं नेट फोर्स ऑन 2, तो बोलोगे F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। और फोर्स का एक फॉर्मूला आप याद कर लो, फोर्स का फॉर्मूला ma होता है क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला ma होता है। क्या तुम्हें मालूम है एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते हैं क्या, क्या एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं। तो भैया क्या वेलोसिटी को dr/dt लिखते हैं, भैया r का मतलब पोजीशन है कि नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, पीछे सबको दिखाई दे रहा है क्या, f की वैल्यू ma, a की जगह dv/dt, v की जगह dr/dt। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि f इक्वल्स टू dm d² अपॉन में dt² ऑफ r। अरे बोलो तो सही यार, क्या फॉर्मूला बना, बोलो, m d² अपॉन में dt² ऑफ r। ये मेरा एक फॉर्मूला है। यानी अगर मैं F12 के लिए लिखना चाहूंगा, F12 प्लस F1 एक्सटर्नल के लिए लिखना चाहूंगा, तो फॉर्मूला बनेगा m1 d² r1 अपॉन में dt²। अबे बोलो तो सही यार, पीछे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा सबको, सबको दिखाई दे रहा है। बताओ ये नेट फोर्स हो गया ना वन पे लगने वाला, पार्टिकल वन पे लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर होगा, m1 इंटू d² r1 डिवाइड बाय dt²। सिमिलरली F21 प्लस F2 एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू m2 d² r2 अपॉन में dt²। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं क्या बनेगा, F12 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F21 प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस m1 d² r1 अपॉन में dt² प्लस m2 dt² r2 अपॉन में dt²। हाँ ना बोलो, फॉर्मूला क्लियर है क्या सबको, कुछ तो बोलो यार।
पीछे वालों जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई? जय कृष्ण, राधे राधे, जय वाहेगुरु जी का खालसा। चलो जी, तो बच्चों ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया, स्क्रीन पे लिखा हुआ। लेकिन मैंने ना देखो, मैंने एज पर माई कन्वीनियंस मैंने ना वो फॉर्मूले जो है फोर्सेस के वेक्टर्स नहीं लगाए। अपन वेक्टर लगा रखे बुक में, चेक करो लगा रखे हैं क्या? अब एक बात बताओ, क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या F12 F21 से? तो ये मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा M1 D स्क्वायर बाय dt स्क्वायर R1 प्लस M2 D2 R2 डिवाइड बाय dt स्क्वायर। हाँ ना बोल, हाँ यार रह गया F2, यहां F2 एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है क्या? यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? मैं d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं, ये बन गया M1 R1 प्लस M2 R2। अब जरा जो मैथ्स है उसको समझने की जरूरत है बेटा, यहां तक सबको पीछे क्लियर है क्या? अच्छा, मैं वैसे जो बच्चे 11वीं के बैठे मैं उनको बता दूं, वैसे मैं हमेशा फिजिक्स इस पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूं कि आपको समझ में आए। आप उसको देखो, मैं बहुत सारे डिटेल टॉपिक करवाता हूं, आपको पता है, और वो क्यों कराता हूं, मैं बोलता भी हूं सिलेबस में नहीं है पढ़ लो, बच गया तो क्यों पढ़ना है? तुम फिजिक्स सीखने आए हो, तुम ओपन लेक्चर लेने इसलिए आए थे, तुम अलग एम्बियंस में पढ़ने इसलिए आए थे कि तुम्हें फिजिक्स सीखनी है। ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, बट सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि एग्जाम में आती है। जस्ट एनालाइज कि सर सेंटर ऑफ मास क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं, इंटरनल फोर्सेस क्या हैं। जैसे इसमें इंटरनल फोर्सेस की बात करो, वेयर आर इंटरनल फोर्सेस? इंटर फोर्सेस का तो कैंसिल आउट हो गए सर, F12 F21 क्या हो गए? इसका मतलब हमारी रिजिड बॉडी के अंदर हमारे इंटरनल फोर्सेस का कोई योगदान, वो आपस में बस नलिफाई हो रहे होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स है जो उसके अंदर मोशन कॉज करवाता है, एक्सटर्नल फोर्स है जो उसमें मोशन कॉज करवाता है। तो हमारे लिए सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गई है। मैं यहां पे एक स्टेप कर रहा हूं, मैं यहां पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? M1 प्लस M2 से, और यहां पे M1 प्लस M2 से। मेरी बुकलेट के स्टेप्स जो यहां पे लिखे हुए हैं बुकलेट के, और जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, वो थोड़े से अलग हो सकते हैं और ज्यादा समझ में ये आएगा, क्योंकि तो बच्चों ऐसा है, F का जनरल फॉर्मूला होता है MA। F का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? MA। यानी F का जनरल फॉर्मूला होना चाहिए M will be what? It is the addition of M1 plus M2 dt square of R. Now R क्या? R क्या? R ये जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने, जो सफेद रंग से लिखा है ना, ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। फोर्स जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? M into d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ R। ये जनरल फॉर्मूला है। तो अगर मैं बोलूं हमारे पास ये जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां है, तो हमने बोला साहब मान लीजिए इस रिजिड बॉडी का सेंटर मास ये रहा, ये M1 मास है, बोलो ये M2 मास है, इसका सेंटर मास यहां मान लिया, CM बोल दिया, सेंटर मास को CM बोल दिया। तो इस CM का जो पोजीशन वेक्टर है मैंने उसको क्या मान लिया? R मान लिया, बोलो तो सही। तो अगर मैं इस सेंटर मास वाले का फॉर्मूला लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू M इंटू डी स्क्वायर अपॉन में dt स्क्वायर, और यहां पे R लिखूंगा ना, ये वाला R, बोलो तो सही। और जो मास M लिखूंगा वो क्या होगा बच्चों? वो होगा M1 प्लस, हाँ या ना यार? तो यही तो मैंने लिखा नीचे, देखो जरा, ये मैंने लिखा। तो मैंने इन जनरलाइज कर लिया ना कि साहब ये फॉर्मूला तो वो था जो हमने डिराइव किया, ये फॉर्मूला तो वो था हमने डिराइव किया, ये जनरल हो गया। और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, मतलब कंपेयर मतलब इक्वेट करूं, तो M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 तो कैंसिलिटी हो जाएगा। यानी कि ये जो R है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये नहीं बनेगा, क्या बोलो? R का फॉर्मूला क्या बनेगा? R का फॉर्मूला बनेगा M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो 11वीं के जितने बच्चे बैठे हुए उन सब के लिए डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब डेरिवेशन कर ली हम लोगों ने, एक बार जब डेरिवेशन कर ली, तो भैया हम R बोल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय R? R का मतलब पोजीशन होता है क्या?
आर का मतलब क्या बोला था? पोजीशन। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के टर्म्स में लिखूंगा, किसके टर्म्स में? एक्स एक्सिस के टर्म्स में लिखूंगा, तो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय, हाँ भैया मैं इसको xcm लिख सकता हूं क्या? सिमिलरली मैं ycm का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। zcm का फॉर्मूला क्या लिखूंगा 3D सिस्टम में? m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मेरी ना एक बात ध्यान रख लो, इतने सारे बच्चे हम लोग एक साथ पढ़ते हैं ना, तो एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हम पढ़ने आए हैं। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, हाथ रेज करो, पूछ लो। आपके साथ में आपके काउंसलर्स बैठे हुए हैं, उनको बोलो कि मुझे डाउट पूछना है, लेकिन बैठो मत। एक तो अंदर से कई बार बना लेते हो ना, इतनी बड़ी क्लास में समझ में कैसे आएगा? मन होता है क्या इतनी बड़ी क्लास में समझ में कैसे आएगा? अभी तक कोई डाउट है कि किसी को? कौन सा एक्सप्रेशन आर कहां से आया? कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया? कंपेयर ऐसे किया, अगर आप इन दो फॉर्मुलेस को देखो, इन दो फॉर्मुलेस को, ये भी एफ का फॉर्मूला है और ये भी एफ का फॉर्मूला है। ये m इस m से कट गया, बिकॉज m का फॉर्मूला m1 प्लस m2 है। तो अगर ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर है, तो ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ये पूरा आर ही तो होगा। यानी आर का फॉर्मूला क्या बन गया? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस। दिस इज कॉल्ड एज अ बिलीव, दिस इज कॉल्ड एज अ बिलीव। इसे पता था मैं जवाब दूंगा, इसे पता था मैं यहां पढ़ने आया हूं। दिस इज कॉल्ड एज अ बिलीव। बिलीव क्या है? ये मान रहा है ना, मुझ पर यकीन कर रहा है ना, ऐसे करना सीखो। बैठे हो चाहे आखिरी रो में बैठे हो, लेकिन समझो। डेरिवेशन क्लियर है क्या? तो फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर ले इसी बात पे। तो चलो अभी आ रहे हैं उस पे, तो न्यूमेरिकल की हेल्प से ले लेते हैं उस क्वेश्चन को। आपके मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन, ये डेरिवेशन खत्म हो गई है। कौन सा पेज आ गया बताना सारे बच्चे? पेज नंबर 6 पे आ गए। पेज नंबर 6 पे पहला न्यूमेरिकल लिखा था, 3 masses 3 किलो 4 किलो located at the corners of the equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. एक बात बताओ, यहां पे अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, इक्विलेटर वैसे लग तो नहीं रहा, बट हाँ इक्विलेटरल ही मान लेता हूं। यहां पे मास मान लेता हूं मैं m1 3 किलो, यहां पे मास मान लेता हूं मैं m2 4 किलो, यहां पे मास लगा लेता हूं मैं m3 5 किलो। सही है क्या? मुझे यहां पे सेंटर मास निकालना है। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ सिमेट्रिक बॉडी इज एट द सेंटर, एंड द सेंटर ऑफ मास इन केस of the non-uniform body is always towards the heavier masses. कहां ज्यादा मास है? यानी सेंटर मास कहीं यहां होगा क्या? बोलो हाँ या ना? सेंटर मास अगर सारे सेम हो तो सेंटर मास कहां होता? लेकिन ये सेंटर पे, बात समझ में आ रही है मेरी क्या? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इन्होंने सेंटर मास की पोजीशन मांगी, तो सेंटर मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सियम का फॉर्मूला बोलो, m1 x1 प्लस डिवाइड बाय, बहुत बढ़िया, वाईसीएम का फॉर्मूला बताओ फटाफट, प्लस डिवाइड बाय, ठीक है क्या? ठीक है, ये फॉर्मूला आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम है, और यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ना तो x1 पता ना तो y1 पता। अच्छा, 3 पार्टिकल सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है? 3 पार्टिकल। अगर 3 पार्टिकल सिस्टम है तो यहां पे क्या ऐड होएगा? m3 x3, बोलो ना यार। और यहां पे क्या नीचे ऐड हो जाएगा? m3। यहां पे क्या ऐड होएगा? m3। फॉर्मूला लिखेंगे सारे एक बार, डायग्राम बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे।
नोट कर लिया आप लोगों ने? डायग्राम बना लिया है? अब इस डायग्राम के हिसाब से हम एक काम करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स मार्क करना शुरू करते हैं। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो है 0,0। सही है क्या? ये कोऑर्डिनेट है बिकॉज ये साइड 1 दे रखी है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 1,0। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसमें ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो हाफ होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये हाफ होगा क्या? और ये y एक्सिस पे ही 0 कंपोनेंट है, तो ये 1/2,0 होगा। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, इस कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें, ये वाला कंपोनेंट यहां पे वैल्यू 1/2 होगी x की, y की वैल्यू वो √3/2 होगी। कोई निकाल सकता है क्या? y की वैल्यू √3/2 होगी। चेक करो। वॉलंटियर्स जो है वो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं एक बार प्लीज। हाँ जी, पोजीशन ठीक है क्या सारी? क्या तुम्हें मालूम है ये √3/2 आना चाहिए? कैसे बताना भैया? ये पाइथागोरस से निकलेगा डिस्टेंस। देखो ये तो 1 है, ये कितना हो गया 1/2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा? √3/2। भाई यहां से कितना है 1/2, यहां से कितना है 1, तो ये होगा √1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। बोलो तो सही यार, तो √3/2 तो निकलेगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये कोऑर्डिनेट कितना 1/2 √3/2, ये कोऑर्डिनेट कितना 0,0, ये कोऑर्डिनेट कितना है 1,0। तो बताओ फटाफट x1 कितना है? x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, x2 कितना है 1, y2 कितना है? चलो जी लास्ट पूछ रहा हूं, x3 कितना है 1/2, y3 कितना है? क्या तुम्हारे पास फॉर्मूलेज हैं? क्या तुम्हारे पास मासेस हैं? फॉर्मूलेज हैं, मासेस हैं, पोजीशंस हैं। सेंटर मास क्या प्रॉब्लम है? फिर निकल जाएगा क्या? फटाफट सॉल्व करेंगे। सेंटर मास की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे सारे, सेंटर मास की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। एक्सीएम का फॉर्मूला m1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m3 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइड बाय तीनों का मास 3 प्लस कुछ गलत लिख दिया मैंने। अच्छा मैंने इसे m2 बोल दिया, इसे m3 बोल देते हैं और इसको m2 कर देते हैं, चलेगा? अभी ठीक हो गया। हाँ जी बोलो। हाँ अरे मैंने इसे m2 कर दिया और उसको क्या कर दिया m3 कर दिया, तो 3 + 5 + 4 कितना आया 0 + 5 + 2 डिवाइड बाय 12 यानी 17/, हाँ 7, प्रिंटिंग मिस्टेक, 7/12 मीटर, 7/12 मीटर। If it is 7/12 मीटर, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट व्हाट। और अब ये आपका होमवर्क है दैट यू नीड टू लोकेट वेयर इज द सेंटर मास, बिकॉज द सेंटर मास विल बी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी समवेयर हियर। तो ये आपका होमवर्क है कि आप क्या निकालेंगे अगला YCM, और YCM भी जो निकालेंगे दे विल कंपेयर द सेंटर मास विल बी लोकेटेड समवेयर हियर। बोलो हाँ या ना? सेंटर मास समझ में आता है क्या? कोई दिक्कत परेशानी? गॉट इट? चलो जी, ये एक प्रकार का सवाल है, ये एक कैटेगरी का सवाल है। एक और कैटेगरी आ रही है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बुकलेट में डायग्राम बना हुआ है, मेरे में नहीं बना हुआ। आपके बुकलेट में डायग्राम बना हुआ है क्योंकि वहां पे विजिबिलिटी का इशू था तो मैंने बनाया नहीं। डायग्राम बनाओ। चलो बेटा क्या पढ़ो क्वेश्चन। देयर इज अ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट सेंटर मास फॉर यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना। सो आई एम ड्राइंग इट एल शेप लेमिना। बोलो दिस इज एल शेप लेमिना। सही है क्या? कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये कितना है 0, 0। इधर रखा कितना 2, 0। यहां बताओ कितना दे रखा है 0, 2। यहां बताओ कितना है 1, 2। यहां बताओ कितना है 1, 1। यहां बताओ कितना है 2, 1। अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए तुम्हें। कई बार सिर्फ एग्जाम में आता है कि एल शेप लेमिना है, एक एल शेप लेमिना है जिसकी लेंथ है 2, जिसकी लेंथ है 2। तो यहां से यहां कितना हो गया 2, यहां से कितना हो गया 2। तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0, 2। ये कितना होगा 2, 0। और एल शेप में 3 छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं क्या? एल शेप में 3 छोटे छोटे स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्क्वायर्स हैं इन सब के अपने अपने सेंटर मास होंगे। इसका सेंटर मास कहां होगा? बोलो हाँ। इसका सेंटर मास कहां होगा? यहां। इसका सेंटर मास कहां होगा? इसका सेंटर मास कहां होगा? यहां। सही है कि नहीं? अब सबके अपने अपने सेंटर मासेस हैं, सबके अपने अपने सेंटर मासेस हैं। कहां कहां हैं? लोकेट करेंगे मेरे साथ, लोकेट करेंगे। इसका सेंटर मास यहां कहीं होगा, बोलो यहां पे। क्या तुम मानते हो वो कोऑर्डिनेट 1/2, 1/2 होगा? नहीं आ रहा समझ। पीछे वाले तो गर्दन उठा के देखे जा रहे हैं, पता नहीं है क्या। पीछे वालों बोलो तो सही। पहला कोऑर्डिनेट समझ में आया कि ये सेंटर है इसका, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है बेटे। एल शेप लेमिना स्क्वायर्स को जोड़ जोड़ के बनाए, बोलो तो सही। तो ये इसका सेंटर होगा। अगर ये स्क्वायर का सेंटर है, ये 0, 0 है, ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा बताना? 1, तो मैं मार्क कर देता हूं। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये वाला, ये होगा 0, 1। तो ये इसका मिड पॉइंट ही तो होगा, बोलो यार। ये कोऑर्डिनेट 1/2, 1/2 होगा कि नहीं होगा? ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? ये वाला 3/2, मार्क करो प्लीज। ये कोऑर्डिनेट कितना है? 3/2, बहुत अच्छा। कोई बताएगा ये कोऑर्डिनेट कितना है? हेल्प देम। पीछे कोई डाउट है किसी को? बोलो ये कितना है कोऑर्डिनेट? 1/2, 3/2। 1/2, 3/2। सही है क्या? अच्छा मान लीजिए ये वाला जो मास है इसे m1 बोल दिया, ये वाला जो मास है इसे m2 बोल दिया, और ये वाला जो मास है हमें m3 बोल दिया। अगर आप ध्यान से सोचो ना तो मैंने इस बार क्वेश्चन में कुछ चेंज किया है। पिछली बार हमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 नहीं पता थे, हमने निकाल लिए। इस बार कहीं ना कहीं m1 के लिए x1, y1, m2 के लिए x2, y2, m3 के लिए x3, y3 पता है। चेक कर लो ना यार। x1 की वैल्यू 1/2, y1 की वैल्यू 1/2। सही है क्या? पक्की बात। लेकिन m1, m2, m3 तो पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? हमें यह पता ये यूनिफॉर्म बॉडी है। कैसी बॉडी है ये? अगर ये यूनिफॉर्म है तो ध्यान दो, जितने भी स्क्वायर बने हुए हैं, जितने भी स्क्वायर बने हुए हैं, ये सारे के सारे स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के हैं। एरिया, एरिया वाइज सबका एरिया कितना है? बोलो हाँ या ना। अगर मैं मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा मान लूं, अगर मैं मास पर यूनिट एरिया को, तो बताओ इस वाले का मास कितना होगा? सिग्मा। भाई अगर हमारा मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? मास पर यूनिट एरिया कितना है? सिग्मा है। तो मास m1 कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू उसका एरिया। बोलो तो सही। m2 कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू उसका एरिया। m3 कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू उसका एरिया। अरे बोलो तो सही यार। m1, m2, m3 समझ में आया क्या तुम लोगों को?
कैसे निकाला भैया? पिछली बार पिछले क्वेश्चन में सबसे बड़ी हसल क्या थी कि हमें x1 y1 नहीं बताते, x2 y2 नहीं बताते, x3 y3 नहीं बताते। इस बार कहीं ना कहीं पता थे क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट्स लगभग दे ही रखे थे, बट क्या निकालना पड़ा इस बार? मास निकालना पड़ा। तो बोलो m1 की वैल्यू सिग्मा, m2 की वैल्यू सिग्मा, m3 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1/2, x2 की वैल्यू तेज बोलो, x2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, m1 के लिए x1 की वैल्यू कितनी है 1/2, y1 कितना है, x2 कितना है, y2, x3। क्या तुम मेरे लिए xcm और ycm निकाल सकते हो? आंसर 5/6 आना चाहिए, फटाफट निकालेंगे। What we need to calculate is XCM and YCM. हाँ जी, हाँ जल्दी जल्दी बोलो बेटा, कोई नहीं। इसका एरिया हो गया ये 1 और ये 1, तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर मास पर यूनिट एरिया हमने सिग्मा ले लिया तो इसका मास कितना हो गया? सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया। बोलो यार। हाँ काट का बेटा, ओए काट का बताओ। सॉल्व हो गया? कैलकुलेट करो। कोई डाउट? सोफी हो गया? कितना आ गया? 5/6 आ गया क्या? एक्सएम कितना आ रहा है दीदी बोलो ना? सॉल्व हो गया क्या? एक्सएम कितना आया? एक्सएम कितना आया? 5/6। वाईसीएम कितना आ रहा है? बोलो सॉल्व किया क्या? m1 m2 समझ में आ गए? x1 y1 x2 y2 चाहे ना अलग से लिख लिया करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 चाहे अलग से लिख लिया करो, लेकिन सॉल्व किया करो पूरा। ठीक है क्या? हाँ जी बच्चों, मैं एक टेबल जैसी बना देता हूं। यहां हो गया x1, ये हो गया y1, या x1 y1 ये हो गया 0,0, x2 y2 ये हो गया 2,0, x3 y3 ये हो गया, नहीं सॉरी गलत लिख दिया, ये भी गलत लिख दिया, 1/2, 1/2, 3/2, 1/2 और ये आ गया 1/2, 3/2। सही है क्या? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? श्योर? हाँ कैसे गेस करूं कि मास कितना है? तो बराबर 3 ले लो। हाँ कई किताबें ऐसा भी करती हैं कि 3 किलो ले लिया मास। क्या ले लिया? 3 किलो। तो 3 किलो बराबर बांट दो ना। लेकिन 3 किलो क्यों? 3 किलो क्यों? तो कोई रूल नहीं है भाई। आप 9 किलो ले लो। अगर इसका टोटल मास 9 किलो होता तो 3 किलो ये, 3 किलो ये, 3 किलो ये, बोलो तो सही। 27 किलो होता तो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने आपको जेनरिक तरीका सिखाया है। किताब में क्वेश्चन में लिखा है 3 किलोग्राम, एनसीईआरटी ने लिखा है 3 किलोग्राम। मैंने बोला एल शेप लेमिना ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, अंतर है ना। तो क्या ले लो? सिग्मा ले लो। करेक्ट है? तो जेनरिक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, इसका सबका आंसर कितना है? 5/6 आया क्या? चलो जी, आरसीएम नहीं निकलेगा, इसका एक्सीएम और वाईसीएम निकलेगा बेटा। एक्सीएम और वाईसीएम ही तो आरसीएम है।
आरसीएम का मतलब क्या? पोजीशन। और पोजीशन के अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है और बोलो तो सही। चलो जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या अपने आप कर सकते हो? बताना क्या करना है, बताओ क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से। बोलो बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट 2, ये निकाल सकता है कि हाँ सर 0, पता नहीं, निकालना पड़ेगा ना भाई। ये 2 है, ये 2.5 है, तो ये कितना होगा? 1.5। 1.5 कैसे निकाला? सही है क्या? अंडर रूट दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर। m1 के लिए x1 y1 आ गया, m2 के लिए x2 y2 आ गया, m3 के लिए x3 y3 आ गया। सॉल्व हो जाएगा क्या? होमवर्क छोड़ दो। बुकलेट में आ जाओ अपनी, अगले पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है। सेंट्रल मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडी। सिमेट्रिक बॉडी का मतलब क्या है? अभी तक हम ना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, मतलब कोई भी मास कहीं भी पड़ा हुआ है, m1 मास पड़ा है, m2 मास पड़ा है, कोई भी मास कहीं भी पड़ा हुआ है। अभी क्या बोल रहे हैं? सिमेट्रिक बॉडी। सिमेट्रिक बॉडी मतलब एक जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि क्या बना रखा है, ये एक रॉड है L लेंथ की, इसका सेंटर मास कहां है? यहां। जब ये गिरेगा ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। क्या बोले? पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा कैसे बोल रहे हो सर? क्योंकि सर इसकी हाइट तो है, लेकिन इसका सेंटर मास कितना ऊपर है? L/2 ऊपर। चेक करो, इसका सेंटर मास कितना ऊपर है? L/2 ऊपर। तो इसके सेंटर मास पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? mgh, यानी mg L/2। बोलो हाँ। तो जब ये फॉल करेगा, ये ऐसे गिरेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी पहले यहां पे, वो थी mg L/2, 0 हो जाएगी क्या? तो जैसे ये गिरेगा, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, सारी एनर्जी को लूज करा देगा। दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग सेंटर मास। सेंटर मास पढ़ना जरूरी है, सेंटर मास पढ़ना जरूरी। एक रॉड को बैलेंस करने लग गए थे, जब रॉड को बैलेंस करने लगे तो सेंटर मास पढ़ना जरूरी था। हाँ, रॉड का सेंटर मास बता दिया सर, कितनी बार रिपीट करोगे? रॉड का सेंटर मास सेंटर पे, बोलो सही है। ये डिस्क है बेटा, डिस्क का सेंटर मास सेंटर पे। ये रिंग है बच्चों, रिंग का सेंटर मास, ये हमारा सिलेंडर है, इसका सेंटर मास h/2 पे। ये स्फीयर है, इसका सेंटर मास सेंटर पे। अच्छा, स्फीयर हॉलो या सॉलिड? दोनों का सेंटर ऑफ मास। ये आपके पास एक पूरी टेबल बनी हुई है, बुकलेट में है क्या? पेज नंबर बताना कौन से हैं? पेज नंबर पे है, पेज नंबर 9 पे। इसके बाद अगर आप ध्यान दो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन का सेंटर ऑफ मास है? क्या ये? चलो चेक करो, कौन का सेंटर मास कहां मार्क किया हुआ है? कौन का सेंटर मास मार्क किया हुआ है? कोन के वर्टेक्स से कोन के वर्टेक्स से 3h/4 पे, और बेस से, पता है ये क्वेश्चन JEE 2016 में आया था, ऐसे ही दे दिया था बस। कई बार मूड होता है, हाँ मतलब ये तो दे देगा कि सेंटर मास कहां आएगा? सेंटर मास कोन के लिए, बिकॉज कोन नॉन यूनिफॉर्म जैसा है ना यार। कोन पतला होता है, ऊपर से नीचे से फैल जाता है। अरे कॉर्नेटो, आलिया का ऐड नहीं आता, आलिया का। हाँ, लड़के बड़े जान से लगा के बोल रहे हैं हाँ, उसे कौन भूलेगा, चाहे वो किसी और की ही सही। बोलो सेंटर मास कहां पे? h/4 नीचे से और 3h/4 ऊपर से, ठीक है ना। ये क्या बना हुआ है? ट्रायंगुलर लेमिना। इसका सेंटर मास कहां होगा? सेंट्रॉइड पे। कर लोगे क्या? यहां खत्म हुआ हमारा सेंटर मास। लेकिन सेंटर मास में एक टॉपिक और है जो बड़ा फेमस है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अनदर बॉडी। मतलब
जैसे इमेजिन करो, बुकलेट में नहीं है तो बुकलेट मत पलटो प्लीज। इमेजिन करो एक बॉडी है, एक डिस्क है, इसका रेडियस r है। हमने इसमें से एक डिस्क और निकाल ली जिसका रेडियस r/2 है, तो बची हुई डिस्क ये है, बोलो हाँ। तो ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, ये मेरी आगे वाली क्लास का टॉपिक है। मैंने आपको सेंटर मास बताया, इस डिस्क का सेंटर मास कहां होता होगा, बोलो सेंटर पे। सर कहां पे होगा, सेंटर पे। ये यही तो बात चल रही है कि मान लीजिए ये आपके पास डिस्क थी, इसका डिस्क का सेंटर मास कहां, ये रहा। आपने इसमें से एक और डिस्क निकाल ली, तो जब इसमें से एक और डिस्क निकाली तो इसका सेंटर मास यही रहेगा या कहीं चला जाएगा? वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, सबको पता है। और मैं बता दूं, अगर इसका रेडियस r है तो इसका सेंटर ऑफ मास r/6 शिफ्ट हो जाता है। कितना? इसको हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ मूवमेंट से, क्योंकि वो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। पहले वो पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। इसलिए हम लोग आगे चल रहे हैं और टॉपिक चेंज कर रहे हैं, तो सेंटर मास से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अगला टॉपिक निकालो, अगला टॉपिक नेक्स्ट पेज पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलें जी, शुरू करें। यहां एक पार्ट खत्म हुआ है मेरे लेक्चर का, तो 1 पार्ट। आगे टॉपिक छोटे हैं, कुछ डेरिवेशन ज्यादा हैं, बट यहां तक समझ में आया? सेंटर ऑफ मास। हाँ, पी लो, गला थक गया होगा ना बोलते हुए। तुम लोगों को पीछे बैठ के समझ में आ रहा है? पक्का? काफी प्यास हो गई है, काफी गिर गए हैं। आप लोगों को ना अपनी अपनी कमियां सबको पता है ना? लेकिन अगर आप आज अगर मन से बैठे हो ना तो आपको समझ में आएगा। हमें ना लगभग सबको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। कोई मुझे एक बच्चा पूछ रहा था, सर आप बताओ क्या करूं कि मेरा रिजल्ट इंप्रूव हो जाए। मैं क्या बताऊं, तुम्हें पता है, तुम्हें सब कुछ पता है। हर किसी को पता है कि क्या करें कि ये हो जाए। सबके अंदर अपने अपना दशरथ मांझी छुपा है। दशरथ मांझी, यू नो द माउंटेन मैन, एक आदमी ने जिसने पहाड़ के सीने को चीर के सड़क निकाल दी। उसको पता है, आपको पता है। वो सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना, इसे पीने से कैंसर होगा, इसे पीने से लंग्स खराब होंगे, लिखा है ना डब्बे पे। लेकिन जब 25-30 साल बाद सिगरेट पीने के बाद एक कैंसर पेशेंट बनता है तो कहता है यार पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। तुम्हें पता है, जिंदगी में सबको पता है, लगभग सब कुछ पता है। जैसे तुम्हें बोलूं तुम्हें पता है, हाँ मुझे मालूम है। जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ बोलने लगे, तुम्हें पता है, नहीं मुझे पहले से पता है। ऐसे होता है ना, हमें जिंदगी में लगभग सब कुछ पता है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि सब पता होना ही सब नहीं है। उसे इंप्लीमेंट करो। सिर्फ सब कुछ पता होना ही सब नहीं है। तुम्हें पता है तुम लोगों की स्टडी आवर्स कम है, सिटिंग कैपेसिटी कम है, बढ़ाओ ना उसको। मोबाइल का एडिक्शन किस किस को है? हाथ खड़ा करना। मोबाइल का एडिक्शन किस किस को है? रेज योर हैंड। नहीं कोपल नहीं बोल रहा हूं, आराम से, मैं भी हूं। लो बोलो, मोबाइल एडिक्शन है क्या? हाथ खड़ा करो। अभी और खड़े होंगे मुझे पता है पीछे से। मोबाइल एडिक्शन किस किस को है? बोलो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। मोबाइल एडिक्शन है क्या? वो अभी बैठ के फोन पे बात कर रहा है, ये हमारा वॉलंटियर है। लेकिन हाथ खड़ा और ऊंचा। कितने लोगों का है? यहां किसी को एडिक्शन नहीं है मोबाइल का? नहीं है, वेरी गुड। तुम लोगों को पता है मोबाइल एडिक्शन को ठीक कैसे करना है? किसी को पता है ठीक कैसे करना है? पता है? एक ऐसा 2 कौड़ी का डिवाइस, महंगा होगा, लाख रुपए का होगा, शायद 1.5 लाख का फोन होगा तुम्हारे पास, फिर भी वो 2 कौड़ी का, एक ऐसा 2 कौड़ी का डिवाइस तुम्हें अरबों खरबों के इंसान को खराब कर दे। तुच्छी बात है यार ये, है? एक फोन
एक फोन, एक इंस्टाग्राम, एक यूट्यूब। कहता आप भी तो चलाते हो, मेरा काम है ये, जो तुम्हारे उम्र में था मेरे पास नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये रिसोर्सेज जोड़ लूं, अपने पैसों से इकट्ठा कर लूं, अपने, सही हुआ मेरे पास नहीं था। मेरे घर में केबल नहीं था, तुम्हें पता है, मेरे घर में केबल नहीं था मेरे बीटेक तक। मेरे पिताजी ने कहा केबल देखोगे बर्बाद हो जाओगे। हमने कहा वैसे ही बर्बादी होंगे। उन्होंने जिद बांधी, हम अपने आप ने कहा चलो ठीक है, जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो केबल लगवा देंगे। सबको पता है सबकी समस्या क्या है, बट सब पता होना ही सब नहीं है। अरबों खरबों के कीमती, कितने कीमती लोग हो तुम यार, कितने माँ बाप के लिए कितने मूल्यवान होंगे, खुद के लिए कितने मूल्यवान होंगे। एक 2 बॉडी के मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। मुझे जब ये चीज महसूस होती है, मैं एक टारगेट लेता हूं, पता है क्या, ये है तेरे को हरा के दिखाऊंगा। मैं ईगो पे ले जाता हूं, मेरी वाइफ बैठी है साथ में, वो समझाएगी मुझे, ये सब कुछ बता सकती है। मैं ईगो पे ले जाता हूं चीजों को, क्या ये मोबाइल मुझे बर्बाद करेगा, मैं ऐसे फेंक देता हूं। 5 दिन नहीं देखा, हरा दिया ना। ऐसे किया जाता है। चैलेंजेस लो, बिलीव तो लाओ, बिलीव है अपने अंदर, कुछ है कि भाई साहब मैं कर दूंगा, बिलीव है। सर बिलीव एक ऐसी चीज है जो मुझे है। मैं 3 दिन से नहीं सोया, 3 दिन से। रात को 2 बजे सायरा, मेरी डॉटर तुम जानते हो, रात को 2 बजे मैं, सायरा और मेरा छोटा बेटा एक 2 साल का, 2 का हो गया क्या, हाँ, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मैम कहती है सर सो जाओ, पिछले रात को भी नहीं सोए थे। मैं पिछले रात को भी नहीं सोया था, क्योंकि मुझे 6 तारीख को रात को लगा कि मुझे 7 तारीख को लेक्चर लेना है। मैंने रात को 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड किया कि सब बच्चों को बुलाना है। 11वीं के मोस्टली सारे बच्चे आ गए हैं शायद आज, लेकिन रात को 3 बजे लगा कि लेक्चर ओपन लेक्चर लेना। रात को लेक्चर रिकॉर्ड किया, 5 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड किया, 1 मिनट का, और सब बच्चों को भेजा। तब से मैं सोया नहीं। तो मैम बोली तबीयत खराब हो जाएगी, लेक्चर अच्छा कैसे होगा, लेक्चर अच्छा कैसे होगा, ये मेरा बिलीफ है, मैं कर दूंगा। जंगल में सबसे ऊंचा जानवर, सबसे ऊंचा जिराफ, सबसे चतुर जानवर लोमड़ी, सबसे बलशाली हाथी, लेकिन जंगल का राजा कौन, क्या है उसके पास जो वो राजा है, बिलीव, मैं हूं ना, कॉन्फिडेंस है, इसे बिलीव कहते हैं। ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहे, हाँ बिलीव है, कर लेंगे, कि पढ़ नहीं रहे पेपर में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बिलीव वो जो हमसे करवा देगा। इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, और जो तुम्हें पता है वो बिल्कुल सही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना सीखो। हमने पहला पार्ट खत्म कर लिया है, हम दूसरे पार्ट की बात शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्दी खत्म करेंगे, बिकॉज इस सर्कुलर मोशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। चेक करो, क्या आपने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है? क्या आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है? क्या होता है बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल स्विफ्ट है, जो एंगल स्वीप करेगा। व्हाट इज एंगल स्विफ्ट? कि साहब ये जो रेडियस है वो यहां से कितना एंगल स्वीप करेगा, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डेफिनेशन क्या है बोलो? इट इज अ एंगल स्विफ्ट बाय रेडियस वेक्टर, एंगल स्विफ्ट बाय रेडियस वेक्टर। सही है क्या? यूनिट क्या होगी इसकी बोलो? रेडियन। रिप्रेजेंटेशन थीटा से, सबको पता है यार। चलो हाँ जी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है सर, पता है। चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम छोटा हो जाएगा तो ओमेगा कितना हो जाएगा? डी थीटा बाय डी टी। पढ़ा रखा है क्या मैंने? कब पढ़ाया? कब पढ़ाया? सर्कुलर मोशन आया था यार काइनेमैटिक्स में, जब आगरे में पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल के बाद। कहता सर हम तो तब भी नहीं थे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ लो, रिवाइज कर लेना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। याद आ रहा है क्या? अल्फा कितना होगा? डी थीटा डी ओमेगा बाय डी टी। समझ में आता है क्या? पर मेरे लिए आज की क्लास के लिए ये जानना जरूरी है, ये द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बना हुआ है क्या बुकलेट में? कहीं जरा चेक करो। अगर
ध्यान लगाएंगे, अगर कोई बॉडी, ध्यान लगाओ, अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, सही है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है, सही है क्या? एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ होता है। अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ होता है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है राइट हैंड थंब रूल। मुझे याद आया, और शायद अगर मैं लेके आया हूं तो ये तुमने कभी देखी है क्या? क्या बोलते हैं इसके? पाना नहीं, चाबी। अगर मैं इसकी हेल्प से इसको ऐसे खोलूं, बोलो ये बंद हो रहा है या खुल रहा है? हाँ, चेक करो दोबारा से। और ऐसे करूंगा तो खुल रहा होता है। इस नट का मोशन हुआ, ऐसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, देखना। अब बताना, नीचे क्या? एंगुलर वेलोसिटी इसकी ऊपर और नीचे, लेकिन इसके साथ इसमें एक और इफेक्ट है, इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, जिसको अब हम लोग यहां पे स्टडी करने वाले हैं, सही है? तो क्या मैं ये स्किप कर सकता हूं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर, अच्छा तुम्हें इनके रिलेशन याद है लीनियर के साथ? जब कोई बॉडी एंगुलरली घूम रही होती है तो वहां पे लीनियर वेलोसिटी भी होती है, और वी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, बोलो हाँ। और जब एंगुलर एक्सेलरेशन होती है तो लीनियर एक्सेलरेशन भी होती है। तो प्लीज वहां चेक करो, नहीं लिखा है तो वहां पे लिख लो। लिखा है क्या वहां पे? रिलेशन लिखा है? नहीं लिखा? लिखा हुआ है क्या? कहां लिखा हुआ है? बुकलेट में है? पेज नंबर कौन से? पेज नंबर 12? अच्छा वहां लिखा हुआ था, यहां लिख लो ना, यहां लिख लो। वी का फॉर्मूला क्या होता है? वी का फॉर्मूला आर ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी लिखा हुआ है, 2 पाई बाई टी, याद रखना इस फॉर्मूले को। और वी का फॉर्मूला क्या हो गया? आर ओमेगा। व्हाट डज दिस वी स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज दिस ओमेगा स्टैंड्स फॉर? एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, और रिलेशन लिख लो A इक्वल्स टू आर अल्फा। व्हाट डज A स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज अल्फा स्टैंड्स फॉर? ये शायद लिखा हुआ है नीचे मैंने, A इक्वल्स टू अल्फा आर। ओके, इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूं, विल टेक अ ब्रेक आफ्टर दिस। जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक, इस पर जरा ध्यान देंगे। टॉपिक क्या आ रहा है बेटा? टॉर्क। टॉर्क बोले तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। ब्रजेश मुझे हेल्प चाहिए होगी आपकी जरा। कौन आएगा मेरे साथ? आएगा? आ जाओ। एक जना और चाहिए यार, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, इधर से आ जाओ, इजी है। अगले में आतू आ जाओ, अगले बुला लेंगे। ये पकड़ो, लाओ मेरे को दे दो। हाँ,
ठीक, ओके। आपका नाम क्या है? शौर्य। शौर्य, हम इसको यहां से भी क्यों बांधे? नहीं, बांध लेते हैं, हाँ वो ज्यादा सही रहेगा। सो लेट्स से, क्योंकि परपेंडिकुलर है। जरा ध्यान लगाना सारे बच्चे, ये व्हील का रेडियस वेक्टर हो गया क्या? व्हाट इज रेडियस वेक्टर? पॉइंटिंग फ्रॉम सेंटर टू द रिम। डायरेक्शन ठीक है क्या? और इस पे लगने वाला ये फोर्स, ये ऐसे लगाया था ताकि दोनों एरोस दिखाई दे। हाँ ठीक है, दिख रहा है? सही है क्या? ये जो रेडियस वेक्टर है वो इस तरफ है और ये इस तरफ है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस रस्सी से इसको हेल्प करो, इसको यहां से टाई कर देता हूं। क्योंकि अगर खुल गया ये तो किसी के सर पे, किसी के पैर पे जाके लग सकता है। थोड़ा सा एक और बार इसको टाइटली टाई कर देते हैं। चलो बेटा, क्या नाम है आपका? मानस? अतुल्य, इधर आओ। इसको कितनी हाइट पे कर सकते हो पकड़ लो, ऊंची हाइट तक, ठीक है? नहीं निकलेगा, डोंट वरी। टाइट करो ताकि ये आपको हैंग करना है, आपको ऐसे पकड़ना है इसको अल्टीमेटली ना। जब मैं छोड़ दूंगा तो आपको इसको ऐसे पकड़ना है, यहां से, मतलब आप ले आना अपने आप, ठीक है? ओके, आप इसको ऐसे पकड़ेंगे। बताओ, इस व्हील पे अगर मैं इस तरफ फोर्स लगाऊं, किस तरफ? एज डायरेक्टेड बाय दिस एरो, एज डायरेक्टेड बाय दिस एरो, यानी इस व्हील को मैं ऐसे घुमाऊं। बोलो हाँ। आपका नाम क्या है? तो शौर्य क्या करेगा? शौर्य से इस तरफ घुमाएगा। तो जब ये व्हील को ऐसे घुमाएगा तो ये टेंजेंशियल फोर्स है। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल कैसे है सर ये? क्योंकि जो फोर्स है वो कहां लग रहा है? टेंजेंशियली। बोलो तो सही। तो अगर ये फोर्स टेंजेंशियली लगा तो इस टेंजेंशियल फोर्स का एक टर्निंग इफेक्ट बनेगा, उस टर्निंग इफेक्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे। तो शौर्य, आप यहां आएंगे, ऐसे उंगली से ऐसे पकड़ेंगे, हल्का सा इसे ऐसे फोर्स लगाएंगे ताकि घूम जाए। और मानस, अतुल्य, सेम सेम। तो अतुल्य से वो पकड़ कर रखेंगे, शौर्य इस पे फोर्स लगाएंगे और देखेंगे इस व्हील का मोशन घूमना चाहिए क्या, ऐसे है ना? लेट्स सी, बताना, घुमाओ दोबारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया। छोड़ दो, कुछ अलग हुआ। कुछ अलग क्या हुआ बताओ? दोबारा से, वेरी गुड। छोड़ दो, कुछ अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है? बॉडी से घूमनी शुरू हो गई है, बॉडी से घूमनी शुरू हो गई है। सही है क्या? ब्रिजेश, मुझे वो रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म दो। यहां पे फोर्स हमने ऐसे लगाया, सही है क्या? और ये घूमने लगा ऐसे। सो लेट्स सी कि मैं इसको इस साल कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करता हूं। आप लोग बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। मेरे साथ कोई खड़ा हो जाए ताकि अगर मैं चक्कर खा के गिर जाऊं तो मुझे कोई पकड़ ले। ओके, दिस इज अ रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म। मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने शायद देखा होगा, इस पे खड़े होते हैं तो ये ऐसे घूमता है। सही है क्या? सही है ना? वो गिरी, मैं ऐसे खड़ा करके दिखाऊंगा। नहीं करूंगा इस साल। कह रहा मैंने वीडियो देखा था, वीडियो ऐसे करा था आपने, ऐसे नहीं कर रहा। फिजिक्स का टीचर हूं, कुछ तो नया लाऊंगा ना। चलो, मान लीजिए मैं इस रिम के ऊपर एक फोर्स लगाता हूं और फोर्स की डायरेक्शन इस बार बदल देता हूं। फोर्स की डायरेक्शन बदल दी, सही है? करेक्ट, फोर्स की डायरेक्शन बदल दी।
मैं इससे फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, सही है क्या? करेक्ट है। लेकिन इसकी वजह से एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मैं आपको दिखा देता हूं, जिसकी वजह से ये टायर ऐसे घूम रहा, देख रहे हो? दोबारा करके दिखाऊं? सी, इसका फोर्स मैं बदल देता हूं, हाँ जी, फोर्स इस तरफ, करेक्ट, फोर्स इस तरफ, टर्निंग इफेक्ट कहां है? टर्निंग इफेक्ट कहां है? इस तरफ, सही है। दोबारा से, टेंजेंशियल फोर्स इस तरफ, टर्निंग इफेक्ट कहां है बोलो? करेक्ट। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स कर दूं तो, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स कर दूं तो, अब ये फोर्स कहां लगा रहे हैं? इस तरफ। ओके, लेट्स सी, डिफरेंस समझ में आया क्या? अगर फोर्स इस तरफ लगाया तो टर्निंग इफेक्ट ऐसे आया, अगर फोर्स इस तरफ लगाया था यानी कि एरो बदल दिया था, हाँ समझिए ना, यानी कि ये तो टर्निंग इफेक्ट इस तरफ आया था। मैं इस इफेक्ट को अपने ऊपर फील भी कर सकता हूं। सो लेट्स सपोज मैं इन सबको हटा देता हूं, बिकॉज आपको डायरेक्शन दो समझ में आ गई होंगी। तो अगर मैं इस व्हील को ऐसे रोटेट करता हूं तो उस पर टर्निंग इफेक्ट लग रहा है। अगर मैं इस पे खड़ा हो जाऊं ऐसे, और अगर इस पे टर्निंग इफेक्ट लगा, नाउ आई एम आइसोलेटेड बॉडी, बोलो बोलो क्या हूं मैं? आइसोलेटेड हूं कि नहीं? आइसोलेटेड बोले तो बाहर से कोई फोर्स, वेट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वेट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो मैं इस पे ऐसे खड़ा हूं। ब्रिजेश मुझे हेल्प करना, मुझे घुमाओ नहीं, मेरे हाथ पकड़ो बस, ठीक है? ओके यार, वो कैमरे में ठीक नहीं रिकॉर्ड होगा ना, रील कैसे बनाएंगे? सो अगर मैं इस पे टर्निंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करना चाहूं, इस पे फोर्स लगाऊं, और फोर्स लगाऊंगा तो किसी वजह से ये पक्का घूमेगा। सो मैं क्या कर रहा हूं, थैंक यू, बस पास रहना कि मैं गिर जाऊं तो मुझे उठा लेना, और हुटिंग मत करना, क्योंकि इसमें घूमने में चक्कर आते हैं और मुझे रिलेटिव वेलोसिटी के साथ प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो जब मैं ऐसे ऐसे घुमाता हूं, सही है, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता हूं, तो मेरा खुद का भी मोशन होने लगेगा, देखेंगे जरा। मैं काफी रेजिस्ट हो गया, दोबारा से। मेरे को किसने घुमाया था क्या? जब खड़े होते तो वैसे भी, हाँ हो गए। हाँ तो मैं घूमूंगा तो वही, लेकिन इसकी वजह से क्या लगेगा मुझ पे? एक टर्निंग इफेक्ट। अभी मैं इस तरफ घूम गया हूं, अभी मैं कहां घूमने वाला हूं? इस तरफ, बोलो सही है। लेकिन जब मैं इस टायर को घुमाता हूं, तो क्योंकि मैं अपना हाथ घुमा रहा हूं, अगर मैं हाथ नहीं घुमाता तो मेरी बॉडी घूमती। दोबारा देखो, जरा चेक करना। सो 1 2 3, गॉट इट? इस फोर्स का, जो मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, उसका टर्निंग इफेक्ट होता है, अपोजिट होता है, यानी फोर्स लगेगा तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस टॉर्क को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक डेमोस्ट्रेशन और है। अभी और कोई आना चाहता है पीछे से? आ जाओ, सबसे आखिरी वाला बच्चा, सबसे आखिरी। सोफी तो भी आ जा। नीलाक्षी, तेरे से तो वही वाला प्रैक्टिकल कराएंगे जो पिछले साल कराया था। ये बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल है।
हाँ, दोनों पे थ्रेड लगा दो, उस वाले पे भी थ्रेड लगा दो, दूसरे डंबल पे। आ जाओ बेटा प्लीज। आपका नाम क्या है? पहली बार आए हो? सोफी, हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज इन देम। इनके लिए भी अरे रह गए बेचारे। चलिए, आपका नाम क्या है? वीर। वीर, क्या बात है वीर। इसको ऐसे पकड़ना है और मैं इस पे एक वेट लटकाऊंगा, इसे बैलेंस करना है। जैसे ही मैं इस मास को इस पे हैंग करूंगा, इस पे हैंग करूंगा, इसका वेट बढ़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं ये मास ऐसे यहां लटकाता हूं, जब मैं इस मास लटकाता हूं, तो इस मास 1 किलो का मास एक्चुअली, तो ये मास नीचे क्या लगाता है? नीचे क्या लगाता है? फोर्स की वैल्यू mg। बोलो हाँ, नीचे फोर्स लगाएगा। छोड़ो, क्या कर रहा है? वेरी गुड, पकड़ रखा है इसने। अब जरा ध्यान से समझो। हाँ, कह रहे ऐसे पकड़ लेता हूं। देखा, इसने पता क्या किया? ऐसे पकड़ रखा था पहले, अब ऐसे पकड़ लिया। चलो लेट्स सी। दीदी आप आओ, आ जाओ आ जाओ, थोड़ा ऊपर, थोड़ा सॉलिड से। हाँ, खाना खा के आइए। चलो, हमने एक फोर्स लगाया। फोर्स क्या लग रहा है? mg। दीदी ने यहां से पकड़ा हुआ है। 1 2 3। मुश्किल हुआ ना? दोबारा से आराम से पकड़ ले, जान लगा के, चिंता नहीं कर। 1 2 3। अच्छा, कोई बताएगा हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो मास है m, ये इस रॉड पे एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। टर्निंग मतलब ऐसे पकड़ के रखना, टर्निंग मतलब ऐसे। ये मास m इस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टर्निंग इफेक्ट। ये जो मास है, जब मैंने यहां लटकाया, तो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? एक्सिस ऑफ। ये मेरा वेट mg है। तो जब भी कोई फोर्स, जब भी कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगने लगे, किस पे लगने लगे? तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? टॉर्क, यानी टर्निंग इफेक्ट। जैसे कि साइकिल के टायर पे फोर्स लगाया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके, रेडियस r चला पहले सीधा और फिर फोर्स लगाया, इट्स प्रोड्यूसिंग व्हाट? टर्निंग इफेक्ट। तो इसलिए जब मैंने यहां मास लटकाया तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। और यार पीछे से कोई लड़की आओ जो थोड़ी सी मतलब ऐसी हो, मतलब कि जेल कोई आएगी क्या? नारी शक्ति तू आएगी? खाना खा के आइए, आ जा, खड़ी रहे यहां पे, कोई नहीं। लाओ ब्रजेश, मुझे एक और मास दे देना। आप भी आ जाओ, आप भी परफॉर्म करना। हाँ, कहां गई? हाँ गई। सारी नजरें इस पे कि ये तो कुछ करके दिखाएंगी। चल बेटा, चल क्या रहा है मालूम है? क्या चल रहा है? टॉर्क। एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, क्या होगा? टॉर्क लगेगा। सी, हैंग करना है। सो इजी। लड़कियों में शक्ति होती है। खुद हंस रही है, कहते चीटिंग कर रहे हैं ये तो। चीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर दिया? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा तो टॉर्क भी, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला निकला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम था, फोर्स उतना ही लग रहा है mg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम था, फोर्स उतना ही लग रहा है mg। टॉर्क कम लगेगा कि नहीं लगेगा? आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया, फोर्स उतना ही लग रहा है, टॉर्क ज्यादा लगने लगा। आओ बेटा, वो कह रहा है सर क्या लड़कियों पे दिखा रहे हो? मैं बताता हूं, आओ दोबारा देखिएगा। हमने सेम वेट, सेम मास, सेम वेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा? कम है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। वेट कितना लग रहा है? mg, बोलो हाँ या ना। कितना लग रहा है? नीचे mg, बोलो हाँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, इसके हाथ कांप क्यों रहे हैं? तुम्हारे में कोई है जो प्रैक्टिकल ढंग से करवा सकता है मेरे साथ? तेरा हो गया, आजा तू आजा। हाँ डबास कौन है? हाँ तू भी आजा। जाटों के छोरे काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा काम? आ जाओ, तू भी आजा भाई। कहां गया? आजा आजा। क्या यार, दो लड़कियां लगा दे एक साथ? नहीं, हम ये नहीं दिखाना चाहते लड़कियां भी क्या। अरे पागल है क्या? हाँ आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। शर्ट का बटन बंद करो, काफी कुछ दिख रहा है। हाँ अरे तुम अच्छे करते हो यार। पकड़ो, चलो ये पकड़ बेटा, दोबारा से। वेरी गुड। AOR, एक्सिस ऑफ एक्सल रोटेशन एक्चुअली ये है। AOR ये है बेटा, AOR ये है, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा बोलो? तो AOR ये है, AOR ये है, ये AOR ये है। हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल? क्योंकि ये जब घूमेगा ऐसे तो उसका AOR ये है। करेक्ट है? AOR से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? कम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? कम है। वेट उतना ही लग रहा है, फोर्स उतना लग रहा है। फोर्स कितना है? mg। फोर्स कितना है? mg। टर्न इफेक्ट कम है। जैसे ही मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाया, टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा लगने लग रहा होगा। ज्यादा जान लगानी पड़ रही है क्या? यस। थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बढ़ा दें, जान थोड़ी सी और आ रही है। यू गॉट माई पॉइंट। सारा खेल किस चीज का है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। इसीलिए दरवाजों के हैंडल्स कोने में लगाते हैं, सेंटर पे नहीं लगाते हैं। कभी देखा किसी घर के में गए हो कि हैंडल लगा रहा है, बीच में लगाएंगे, बीच में। डिजाइन अच्छा होना चाहिए, टॉर्क तो लगता रहेगा जो लगा रहा है। मेरे पास समझ में आइए क्या? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या नाम बेटा आपका? अनमोल। अनमोल को दे दो, थोड़ा सा आगे आ जाओ ताकि आप सुंदर लाइट में आ जाओ। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम रखते हैं। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम रखते हैं। लो जी, कम रख दिया, कम है डिस्टेंस। बेटा उठा पा रहे हो क्या? लेकिन इस बार हम मास बढ़ा देते हैं। चेक करिए। कह रहा सर जल्दी बोलो, मतलब घेर दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है लेकिन वेट क्या है? ज्यादा है। कर ले, आराम से कर ले, ऐसे 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 कुछ कर ले। ये हो रहा है, बताओ कैसे कैसे फौज बना रहा है। हाँ कर ले, तो यहां पकड़ ले ना, इस पे पकड़ ले। दोनों लड़कियां आ जाओ। एक से तो तुम्हारी बात बनी नहीं है ना। चलो कह रही बहन देख, तू यहां से संभाल लियो, मैं यहां से संभाल लूंगी। इनसे दोनों से मिलके एक नहीं हुआ, ये मरवाएंगी। मैं नारी शक्ति करता रहता हूं। हाँ चलो, तो इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम रखेंगे, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम। क्या बात है, जोरदार तालियां। तो उन्होंने अकेले ने उठाया, इन्होंने दोनों ने उठाया। मजाक कर रहा हूं, तुम लोग बहुत अच्छे हो। अच्छा देखो क्या किया हुआ है, दोस्त ने। अरे बेवकूफ लड़की हो। एक हाथ यहां लगा, हाँ ढंग से पकड़, ऐसे पकड़, ऊपर से ग्रिप, ऊपर से। हाँ ये वाला भी, ठीक है? इसको उल्टा कर, हाँ ठीक है, ओके। गिरने नहीं देना, कमान। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बढ़ा दिया, वेट भी बढ़ा दिया। क्या बोला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी और वेट भी, तो टॉर्क सबसे मुझे तेरी जरूरत है। इसने पुलिस सिस्टम में मुझे इसने और अमूल्य ने उठ के उठा दिया था। हाँ मैं पढ़ाता हूं सिर्फ। मैं यही तो बताता हूं कि जिंदगी में जो नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। हाँ जी चले, खड़े हो जाए आप लोग यहां पे, ठीक है जी? ब्रजेश मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी यार, वेट को उठाओ नीचे से।
इसका चेहरा देख लो, ये जो दानव जैसा शरीर लेके घूम रहा है, ये बहुत सारे वेट्स अपने आप उठा सकता है। हाँ कह रहा छोड़ो ना, क्या हो गया देख लूंगा। हाँ जी, वेट mg, 2 mg रादर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम, टॉर्क कम, टॉर्क कम, अभी कम है। हाँ सर मास तो ज्यादा है, एक मास अगर फॉर एग्जांपल हमने कम किया था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम, वेट भी कम, टॉर्क कम लग रहा है, आराम से ऊपर नीचे हिला रहा है। अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया, मास सेम रखा, वेट सेम रखा, ही इज एक्चुअली एंजॉयिंग इट, ला 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 ला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा, वेट भी सबसे ज्यादा, टॉर्क भी सबसे ज्यादा। बट दैट्स इट, दिस इज द टॉर्क। A round of applause for all of them. Thank you. टॉर्क बताओ, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बताओ, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क है क्या? टॉर्क इज दी टर्निंग इफेक्ट, और वो टर्निंग इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या जितना ज्यादा वेट, उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट। बुक में जरा चेक करके देखो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान लगाओ यहां पे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा रहे हैं यहां से, F फोर्स, R डिस्टेंस है, बोलो हाँ, और इसका टर्निंग इफेक्ट होगा। और टॉर्क लगेगा कितना? R क्रॉस F। इसका डेरिवेशन कराऊंगा आगे, बट अभी फिलहाल याद कर रहे हैं RF साइन थीटा इंटू एन कैप, बिकॉज डायरेक्शन है। आपने देखा व्हील जब ऐसे घुमाया गया तो टर्निंग इफेक्ट कैसे था? बोलो हाँ, क्योंकि जो डायरेक्शन, इमेजिन करो व्हील जो था, व्हील में फोर्स इधर लगाया था क्या? रेडियस वेक्टर ऐसा था क्या? R से F की तरफ अपना हाथ घुमाओ, R क्रॉस F, तो टॉर्क कहां लगा? इधर लगा, इसलिए वो ऐसे घुमा था। और जब मैंने फोर्स इधर लगाया था, इधर फोर्स इधर लगाया था, फोर्स इधर लगाया था, तो उस केस में R क्रॉस F ऐसे था, मैं उल्टा घूमा था। दोनों केस में टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएंगी? अपोजिट आएंगी। लेकिन एक चीज और ब्रेक से पहले, कि यहां पे साइन थीटा है सर, साइन थीटा, और साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। साइन थीटा में थीटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, थीटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर मैं कभी भी इस दरवाजे पे फोर्स लगाता हूं, मान लो इस दरवाजे पे मैं फोर्स लगाऊं, सबको दिख रहा है क्या? ये सबको दिखाई दे रहा हूं मैं? बोलो। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं ऐसे, बोलो ना यार, फोर्स लगाऊं ऐसे, आराम से खुल जाएगा, सही है क्या? और वही फोर्स मैं ऐसे लगाता हूं, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा ना यार। यानी कि मैं किस एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, यह भी इंपॉर्टेंट है। मैं कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहा हूं, यह भी इंपॉर्टेंट है। मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, यह भी इंपॉर्टेंट। यानी टॉर्क डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा एंगल एट विच द फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि थीटा, और तीसरा कितना वेट लगाया गया, कितना फोर्स लगाया गया। इसलिए फॉर्मूला टॉर्क का है आर एफ साइन थीटा। टॉर्क इज नॉट आर इंटू एफ ओनली, इट इज आर एफ, और चूंकि उसकी कोई डायरेक्शन है, हाँ सर इफेक्ट आता तो घूमता है ना, इसलिए वी हैव एन कैप। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? आर एफ साइन थीटा। 10 मिनट्स ब्रेक फॉर यू गाइज, जाओ बाहर चाय कॉफी है, किसी को चाहिए तो यू कैन हैव इट। द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स नाउ, अ ब्रेक।